करंट इलेक्ट्रिसिटी यार अच्छा खासा हाई वेटेज है। इस बार हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, सिंपल क्वेश्चन सर्किट सॉल्विंग के ऊपर देखने को मिले हैं। और सिंपल ऐसे सवाल कि तुम्हें क्यू गिवन है, लेट्स से क्यू गिवन है टी स्क्वायर, तो करंट बताओ कितना होगा, तो डी क्यू बाई डी टी करंट होता है हमारा, है ना, तो 2t बेसिकली करंट हो गया, है ना। तो बहुत सारे सॉरी बेटा तो बहुत सारे सवाल आपको इसके ऊपर मिलते हैं, है ना। तो करंट इज बेसिकली डी क्यू बाई डी टी। करंट डेंसिटी जो होती है बेटा वो हमारी करंट पर यूनिट एरिया होती है। और ये बात आपको मैं कई बार बता चुका हूं, करंट हमारा स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बात याद रखना, करंट डेंसिटी जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। और जे जो होता है ये होता है NEVD, और VD इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं। और VD की वैल्यू ये भी होती है E टाउ बाई m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वे टाउ इज माई रिलैक्सेशन टाइम इंटू बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप बेटा ये VD की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो E टाउ बाई m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो J बन जाता है NE स्क्वायर टाउ बाई m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। J बन जाता है हमारा NE स्क्वायर टाउ, है ना, बाई m, है ना, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो NE स्क्वायर टाउ बाई m को बेटा मैं बोल देता हूँ सिग्मा। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई बेसिकली हमारा फॉर्मूला ऐसे प्रूव होता है। तो ऑनेस्टली अगर तुम ये दो फॉर्मूले याद रखते हो, J इक्वल टू NEVD और एक ये वाला, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम नंबर डेंसिटी भी कई बार बोल देते हैं। तो अगर ये दो फॉर्मूले भी याद रखते हो, बाकी सारे फॉर्मूले यहीं से निकलते हैं। अच्छा, अगर कंडक्टिविटी जो है वो हमारी NE स्क्वायर टाउ बाई m है, तो रेजिस्टिविटी इसका रेसिप्रोकल होगा। तो रेजिस्टिविटी मेरे बच्चों जो निकल के आती है वो आती है m अपॉन बच्चों NE स्क्वायर टाउ, ठीक है। अब यहाँ पे ना मल्टीपल से कुछ केसेस से फॉर्मूले बन जाते हैं, आपको जो पता होना चाहिए कि यार ये जो रेजिस्टिविटी है, देखो ये n और टाउ के डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। तो अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो हीट करने से, ये बात याद रखना, कंडक्टर्स को अगर हम हीट करते हैं तो कोलिजन्स बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से टाउ कम हो जाता है। तो टाउ के कम होने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बढ़ती है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो जिससे रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार इसके ऊपर सवाल कई बार आए हैं हमारे, जैसे R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वेयर अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। R2 R1 और टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है, अल्फा निकलवा लिया, ऐसे सवाल आ जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स के केस में याद रखना, हीट करने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। तो ये 2024 में सवाल आया भी है, आगे जाके आपको सेमीकंडक्टर्स में दिखेगा भी। तो सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर को बढ़ाने से आपकी जो है रेजिस्टिविटी, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं आएगा, यहाँ पे ये डिक्रीज नहीं आएगा, यहाँ इंक्रीज बढ़ आएगा। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस जो होती है वो डिक्रीज करती है। इसका उल्टा रिलेशन है, ठीक है, इसका उल्टा रिलेशन है, बिकॉज सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से n बढ़ जाता है। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जो होते हैं वो आपके जंप करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। तो बाकी मोबिलिटी का फॉर्मूला याद रखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर डिवाइड कर दो तो E टाउ बाई m हमारी मोबिलिटी निकल आती है। छोटी छोटी बातें हैं, फॉर्मूले हैं, याद रखें। तो कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी बढ़ता है, इंक्रीज होता है टेम्परेचर से, ये NCERT का ही है। और सेमीकंडक्टर्स का डिक्रीज होता है, ठीक है, ये मैंने आपके लिए ग्राफ रख भी दिया है। बाकी यार ये तो मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है। सीरीज में रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, करंट हमारा सेम होता है, वोल्टेज हमारी डिवाइड होती है। V1 की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी वोल्टेज जो होती है वो खुद की रेजिस्टेंस पे हमारी डिपेंड करती है। तो R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। V2 जो होगा वो होगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। कैपेसिटर में उल्टा था, तो कैपेसिटर अगर यहाँ C1 था तो V1 C2 पे डिपेंड करता था, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। तो यहाँ बस उल्टे फॉर्मूले आपके चलते हैं, बिकॉज सीरीज पैरेलल उल्टा है। पैरेलल में बेटा आपको जानते हैं वो रेजिस्टर्स होते हैं जिनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ये जो V पोटेंशियल डिफरेंस है ये R1 को मिल रहा है, ये R2 को मिल रहा है, ठीक है। तो लेकिन करंट इसमें डिवाइड होता है, और करंट डिवाइडर रूल कैसे आपका फॉलो होता है, I1 जो होगा वो R2 पे डिपेंड करेगा। तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, और इसमें जो करंट आएगा I2 वो डिपेंड करेगा हमारा R1 पे। तो I2 जो होगा वो होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू इनपुट करंट बच्चों I। बाकी पैरेलल की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, रेसिप्रोकल वाला। तो अगर आप सीधा कर दो इसको, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 बच्चों। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, R1 बाई R2 अगर R3 बाई R4 के बराबर है तो बीच वाला रेजिस्टर आपका रिडंडेंट है, इसे हटा देंगे, है ना। तो ब्रिज हमारा बैलेंस्ड होगा, रिमूव R5। और अगर हमारा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, जैसे मैंने कैपेसिटर में बताया, सेम उसी तरह चल रहा है आपका, है ना, R1 R2 R2 R1। तो सिमेट्री तो नहीं है ना, सॉरी बैलेंस तो नहीं है, ये रेशियो R1 बाई R2 है, ये रेशियो R2 बाई R1 है, तो बैलेंस तो नहीं है। तो इस केस में आपको क्या लगाना है, ये बीच वाला R3 है, तो उस केस में फिर ये अनबैलेंस्ड है। तो इसका फॉर्मूला ये है, ये बस मैंने आपको पहले भी बताया था, सेम उसी फॉर्मेट में है। इसे जस्ट एज अ सेफ्टी याद रख लो, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर आपको सॉल्व करना पड़ गया सर्किट तो कैसे सॉल्व करेंगे।